हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में है प्यारे बच्चों। ये थर्म मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मीन्स होता है मोमेंट। प्यारे बच्चों, जब हीट का ट्रांसफर होता है तो कुछ न कुछ चेंजेज होते हैं, चाहे वह केमिकल चेंज हो चाहे वह फिजिकल चेंज हो। तो आइए हम एक जनरल इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 में करने वाले हैं। तो पहले प्यारे बच्चों ये सब आप समझें कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आज हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं प्यारे बच्चों, जिससे चैप्टर के डीप में जब हम जाएंगे, चैप्टर की गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो सारी बातें बच्चों को समझ में आ जाती हैं। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जनरल इंट्रोडक्शन है। आप पॉइंट वाइज आप नोट करते चलें। पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज आर एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेज। तो प्यारे बच्चों, चाहे वह फिजिकल चेंज हो, जैसे बर्फ का गलना है ना, बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज है। संगमरमर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होना केमिकल चेंज है ना। तो कोई भी हो, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, वो दैट चेंजेज इज कंपनीड बाय एनर्जी चेंज। तो एनर्जी का चेंज होता है प्यारे बच्चों। दीज एनर्जी चेंजेज में टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा। अब ये एनर्जी प्यारे बच्चों हीट के रूप में हो सकती हैं, हीट निकल सकती है, हीट ली जा सकती है, दी जा सकती है, लाइट के रूप में हो सकती है, वर्क हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तमाम सारे एनर्जी के फॉर्म हैं, इनमें चेंजिंग हो सकती है। ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर। तो प्यारे बच्चों, ये जितनी एनर्जी मैंने बताया, चाहे हीट हो, चाहे लाइट हो, चाहे वर्क हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वह एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं। दे आर कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर एंड हेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर क्वांटिटेटिवली। तो प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं क्वांटिटी के बेसिस पर। सेकेंड पॉइंट चलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy and the quantitatively relationship between them is known as thermodynamics। तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स का स्टडी करते हैं और उनके बीच जो रिलेशन होता है उसका हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, व्हेन वी कन्फाइन आवर स्टडी टू केमिकल चेंजेज, हम केवल केमिकल चेंज की बात करें, एक केमिकल चेंज की दायरे में रहें, केमिकल चेंज की बात करें अपनी, तो अ केमिकल सब्सटेंसेज ओनली द रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ केवल केमिकल चेंज की बात करें तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक हो सकता है, इंडोथर्मिक हो सकता है। तो ऐसे हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अपनी स्टडी हम केवल लिमिट कर दें, केवल केमिकल चेंज के लिए कन्फाइन कर दें, निश्चित कर दें कि हमको केमिकल चेंजेस केवल पढ़ना है, तो हम उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में बात क्या बताई जा रही है? फोर्थ पॉइंट में, कंप्लीट स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन 3 जनरलाइजेशंस। तो अगर हम देखें कि थर्मोडायनेमिक्स का हमें कंप्लीट स्टडी करना है, पूरी तरह से जानकारी रख लेना है, तो वह तीन पॉइंट पर बेस्ड है।
पहला पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 लॉज होते हैं। दीज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली वेयर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी लॉ हो, चाहे पहला लॉ हो, चाहे दूसरा लॉ हो, चाहे तीसरा लॉ हो, ये लॉ तभी अप्लाई होते हैं जब सिस्टम माने जिस पर हम स्टडी करते हैं। जैसे पानी का गर्म होना, तो पानी क्या है? सिस्टम है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ क्या है? सिस्टम है ना। कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे संगमरमर और HCl के बीच में, मार्बल एंड HCl के बीच में, तो मार्बल और HCl क्या है? सिस्टम बन गया। तो ये तीनों लॉ तब अप्लाई होते हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है प्यारे बच्चों। आर मूव्ड फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, तब अप्लाई होते हैं। द लॉज हैव बीन अराइव्ड एट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो प्यारे बच्चों, ये जो लॉ है, जो तीनों थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं, ये केवल अनुभव के, मानव के अनुभव, मनुष्य के अनुभव के आधार पर बने हैं। एंड देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ, कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है फॉर एनी ऑफ दीज लॉज। इन तीनों लॉ का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, केवल एक्सपेरिमेंटल यह व्यवस्था है। सॉरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये केवल एक्सपीरियंस के आधार पर, केवल कंसेप्ट के आधार पर ये डेवलप की गई है प्यारे बच्चों। तो इसका कोई थ्योरेटिकल अपना प्रूफ नहीं, केवल एक्सपीरियंस के आधार पर है। अच्छा, अब होता क्या है कि यह एक्सपीरियंस की वैलिडिटी भी मिल जाती है। हाउएवर द वैलिडिटी ऑफ दीज लॉज इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट नथिंग कॉन्ट्रेरी टू दीज लॉज हैज बीन फाउंड सो फार, नथिंग कॉन्ट्रेरी एक्सपेक्टेड। तो प्यारे बच्चों, इनकी वैलिडिटी भी पाई गई है। जो ह्यूमन कंसेप्ट के द्वारा ये तीनों लॉ बनाए गए हैं, इनकी वैलिडिटी भी पाई गई है। इनके विरोध में कोई लॉ अब तक नहीं आया है कि इनका कोई विरोध कर सके। फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ का, थर्ड लॉ का, ऐसा कोई कॉन्ट्रेरी पॉइंट नहीं आया है, इसलिए इनकी वैलिडिटी पाई गई है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है और कहाँ तक ये लिमिट है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो इम्पॉर्टेंस देखो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन कैन आकर अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। थर्मोडायनेमिक्स ये हमें बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किसी कंडीशन के अंतर्गत चल रहा है या नहीं। कोई कंडीशन, जैसे कंडीशन माने क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, ये कंडीशन हो गया। दूसरा है इट हेल्प्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के पहले थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चल जाता है कि कितना रिएक्शन हो चुका, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हो चुका बिफोर इक्विलिब्रियम मिलने के पहले कितना रिएक्शन हो चुका। इससे ये भी हमको मदद मिल जाती है। चलिए आप नोट कर लें, आगे बढ़ता हूं। ठीक, थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू डिड्यूस सम इम्पॉर्टेंट लॉज लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज एक्सेट्रा। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉ जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इनसे हमें इनके बारे में जानकारी करने के हेतु या जानकारी करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स से हेल्प मिल जाती है। अब देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ तक सही है, क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या क्या सपोर्ट नहीं करता है, रिएक्शन के कुछ रिएक्शन को कैसे बताता है, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को ही बताता है, पाथ को नहीं बताता, किस किस तरीके से कराया गया रिएक्शन, कैसे कराया गया, इन सब के बारे में जानकारी नहीं देता है, कुछ चीज़ों की जानकारी देता है। तो ये सब लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए पहला पॉइंट है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बट डज नॉट टेल एनी अबाउट द रेट एट विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस। प्यारे बच्चों, ये हमको हेल्प करता है कि प्रोसेस कैसे हुआ आसानी से, लेकिन ये नहीं बताता है कि किस रेट से प्रोसेस हुआ। प्रोसेस कंप्लीट हुआ ये बता देता है, लेकिन किस रेट से प्रोसेस आगे प्रोसीड हुआ वह नहीं बताता थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड पॉइंट, इट डील्स ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम।
सिस्टम का इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था एंड बताता है, और अंतिम अवस्था बताता है कि प्रारंभ में कैसा था और बदल करके अंत में कैसा हो गया, ये बताता है। बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस दैट पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। लेकिन ये नहीं बताता कि किस प्रोसेस से, किस पाथ से होकर इनिशियल प्रोसेस फाइनल प्रोसेस में पहुंचा, है ना। वो पाथ नहीं बताता, वो रास्ता नहीं बताता, वो मैकेनिज्म नहीं बताता, वो तरीका नहीं बताता, केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ही डील करता है। थर्ड पॉइंट पे यार बच्चों, इट डील्स विद प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ये टेम्परेचर की प्रॉपर्टी बताता है, प्रेशर की प्रॉपर्टी बताता है, वॉल्यूम की प्रॉपर्टी बताता है ऑफ द मैटर इन बक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस। ये बक मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को बताता है। बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन उसमें कोई किसी एक विशेष एटम के बारे में या विशेष मॉलिक्यूल के बारे में, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं बताता, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताता है। जिस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बता दिया बस मैटर की। बाकी उस मैटर का क्या कंपोजिशन है, क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, इन सब से थर्मोडायनेमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी तो बताता ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताता है प्यारे बच्चों। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, आप इसको नोट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों।